चलिए, आप सभी को नमस्कार है, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे फिजिक्स की, और फिजिक्स में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था कोणीय गति के बारे में। यानी कोणीय गति को हमने स्टार्ट कर दिया था और उसी कोणीय गति को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियो देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना के आपको दे रखी है। प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है फिजिक्स 2024। ठीक है, तो अच्छे से अपने पीछे की वीडियो देखिए, उनके नोट्स बनाइए और अच्छी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का जवाब आपको अगली क्लास में जरूर मिलेगा, वो आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। और बहुत जल्द हमारी लाइव क्लास भी आने वाली है। मैंने इंटरनेट वाले से बात की है, अगर इंटरनेट की सुविधा हो जाती है तो साथियों आपको लाइव क्लास भी देखने को मिलेंगी और बेहतर कंटेंट आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। हाँ, इतना है कि रिकॉर्डेड जो क्लास होती है उसमें अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। हाँ, आपसे मैं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ डायरेक्ट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहले ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास आज की होने वाली है। और आपका जो एग्जाम है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो एएलपी हो रेलवे में, चाहे वो जेई हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, या एसएससी के एग्जाम जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सभी प्रकार के एग्जाम के अंदर ये क्लास अच्छी साबित होगी, क्योंकि कंटेंट ही आपका एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं उसमें से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और वही मैं आपको कोर्स करवा रहा हूं, वही कंटेंट आपको मैं करवा रहा हूं। अभी जो राजस्थान में पशु परीक्षक की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि उसमें भी साइंस का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन है। तो अगर आप राजस्थान लेवल की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए ये क्लास बहुत बेहतर है। तो सभी एग्जाम को मैं टारगेट करके ये मान सकते हो आप, ये जो क्लास है ये फाउंडेशन क्लास है आपकी, साइंस की फाउंडेशन क्लास। आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आपको कोणीय गति के बारे में बताया था, एंगुलर मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोणीय गति क्या होती है। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जब कोण में परिवर्तन होता है, जब कोई वस्तु गति करती है और गति करते टाइम उसके कोण में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कोणीय गति। कोणीय गति में हम कोणीय विस्थापन शब्द काम में लेते हैं, कोणीय त्वरण शब्द काम में लेते हैं, कोणीय वेग शब्द काम में लेते हैं। इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध होता है, रिलेशन होता है, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में वो आई होंगी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कोणीय गति के प्रकार की। कोणीय गति के प्रकार, ये हमारा आज का टॉपिक बेसिकली चलने वाला है। तो जो कोणीय गति है साथियों, उसके दो प्रकार हैं। कोणीय गति के दो प्रकार हैं। एक है आपका वर्तीय गति, वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वर्तीय गति। और एक है आपका 2 नंबर घूर्णन गति, घूर्णन गति। और घूर्णन गति को इंग्लिश में कहा जाता है रोटेशनल मोशन। तो एक आपका सर्कुलेशन मोशन और एक है आपका रोटेशनल मोशन। वर्तीय गति और घूर्णन गति, ये दोनों के दोनों किस गति के उदाहरण हैं साथियों? कोणीय गति के उदाहरण हैं, एंगुलर मोशन के उदाहरण हैं। तो आज इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तीय गति की, उसके बाद हम बात करते हैं घूर्णन गति की। तो आपको हेडिंग लगानी है वर्तीय गति, वर्तीय गति, वर्तीय गति, सर्कुलेशन मोशन। तो देखो, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वर्तीय गति की बात करते हैं, तो इसमें होगा क्या, यानी हम किस प्रकार की गति को वर्तीय गति कहेंगे? तो समझो, मान लो ये कोई आपका एक्स है, कोई मतलब बिंदु है, और इस बिंदु को, इस एक्स को आधार मानकर कोई पिंड इसके चारों ओर इस प्रकार से वर्ताकार रूप से गति कर रहा है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह देंगे? इस प्रकार की गति को कह देंगे वर्तीय गति। यानी इसकी अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा क्या बनेगी कि जब कोई पिंड किसी एक्स के चारों ओर, किसी एक्स के चारों ओर
वर्ताकार पथ पर गति करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है, गति करता है, तो उसे वर्तीय गति कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तीय गति कहते हैं। तो वर्तीय गति की परिभाषा अगर आपको समझ में आई है तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करना कि कोई अक्ष है, इस अक्ष के चारों ओर कोई पिंड वर्ताकार रूप से अगर गति कर रहा है, जैसे मान लो हमारा एक्स है कोई, और इस एक्स के चारों ओर ये कोई पिंड है, और ये पिंड इस प्रकार से वर्ताकार गति करने लग जाए, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह देंगे? वर्तीय गति कह देंगे, सर्कुलर मोशन कह देंगे। कि जब कोई पिंड यानी जब कोई वस्तु किसी एक्स को आधार मान करके उसके चारों ओर वर्ताकार रूप से गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन यानी वर्तीय गति। समझ में आई बात? अब बात आती है कि ये जो वर्तीय गति है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी हम वर्तीय गति किस किस उदाहरण को हम वर्तीय गति मान सकते हैं। तो इसके जो उदाहरण है साथियों वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल सिंपल हैं। आपको देखते ही पता लगेगा कि ये किस गति का उदाहरण है, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है बात है? तो एक बार आपको इतना समझना है कि कोणीय गति के कितने प्रकार थे। कोणीय गति के दो प्रकार थे, एक था आपका वर्तीय गति और दूसरा था आपका घूर्णन गति। वर्तीय गति की बात करते हैं तो इस गति में क्या होगा कि कोई पिंड होगा, वो पिंड किसी एक्स को क्या करेगा? आधार मान लेगा, किसी एक्स को आधार मान के उसके चारों ओर इस प्रकार से वर्ताकार रूप से गति करेगा। इस प्रकार की गति को हम क्या कह देंगे? वर्तीय गति या फिर सर्कुलर मोशन कह देंगे। अब बात आती है इसके उदाहरण की। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। चलिए अब इनके उदाहरण की बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन के यानी वर्तीय गति के कौन कौन से उदाहरण हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों, तो इसके एग्जाम्पल में पहला आता है नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार रूप से गति करते हैं। यह बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो वो जो आपका नाभिक है ना, नाभिक वो एक आधार है, वो एक एक्स है। उस एक्स को आधार मान करके एक पिंड था, पिंड कौन था? आपका इलेक्ट्रॉन। उसने चारों ओर इसके वर्ताकार रूप से गति कर दी। तो ये किस गति का उदाहरण हो गया साथियों? ये आपका सर्कुलर मोशन यानी वर्तीय गति का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे की, तो आपका जो सूर्य है, सूर्य, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, यानी जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों ओर गति करती है। मान लो ये सूर्य है, ये आपका सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से वर्ताकार रूप से गति करती है आपकी पृथ्वी। मान लो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी इस प्रकार से इसके चारों ओर गति करती है। तो इस चारों ओर की गति को हम क्या कहते हैं? इस चारों ओर की गति को हम कहते हैं वर्तीय गति। लेकिन साथियों आपको ये कह दिया जाए पृथ्वी की अपने एक्स पर गति, अपने एक्स पर गति, यानी जब पृथ्वी अपने एक्स पर गति करती है, पृथ्वी जब अपने एक्स के ऊपर गति करती है, यानी कहने का मतलब जैसे मान लो कि ये हमारा सूर्य है, ये मान लो सूर्य है, और ये मान लो हमारी पृथ्वी है। जब ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से गति करेगी, तब तो इस गति को तुम क्या कह देंगे? वर्तीय गति कह देंगे। लेकिन जब ये पृथ्वी अपने ही एक्स के ऊपर इस प्रकार से घूमेगी, इस प्रकार से अपने ही एक्स पर, इस गति को हम क्या कहेंगे? इस गति को हम कहेंगे घूर्णन गति। बात समझ में आई? तो पृथ्वी वाला जो उदाहरण है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर घूमती है, इस प्रकार से अपने एक्स के ऊपर घूमती है, तब इस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और जब ये पृथ्वी किसी सूर्य के चारों ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं वर्तीय गति। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है वो है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करता है वो इस प्रकार से रोटेशन आपका सर्कुलर मोशन में करता है। पृथ्वी उसका आधार है, पृथ्वी उसका एक्स आधार है, और उस आधार के चारों ओर चंद्रमा इस प्रकार से गति करता है। तो इस प्रकार की गति को भी हम क्या कह देंगे? वर्तीय गति कह देंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं 4 नंबर, मौत का कुआं। आपने देखा होगा
मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गति, मोटरसाइकिल की गति, मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल की जो गति है वो भी आपकी किस गति का उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। मौत का कुआं आपने देखा होगा इस प्रकार से बना होता है मौत का कुआं, और उस प्रकार से इसमें बाइक चलाई जाती है इस प्रकार से बिल्कुल वृत्ताकार रूप में, तो वो भी आपकी क्या है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। क्लियर है बात है? इसी प्रकार से हम 5 नंबर बात करते हैं। 5 नंबर की एक वर्ताकार मोड़ है, वर्ताकार मोड़ पर कार की गति। वर्ताकार मोड़ है एक इस प्रकार से वर्ताकार मोड़, और इसके ऊपर इस प्रकार से क्या कर रही है? एक कार गति कर रही है, तो उस गति को भी हम क्या कह देंगे? उस गति को भी हम क्या कह देंगे साथियों? उस गति को भी हम वृत्तीय गति कह देंगे। इसी प्रकार से आपको एक उदाहरण और याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है आपका, कि डोरी से बांधकर पत्थर की गति, यानी एक डोरी से, एक धागे से आपने इस प्रकार से धागे से एक उसके आगे पत्थर बांध दिया, एक धागे के आपने आगे पत्थर बांध दिया और इसको इस प्रकार से घुमा रहे हो, तो वो जो पत्थर गति कर रहा है ना इस प्रकार से, तो वो पत्थर की जो गति है वो भी एक प्रकार की आपकी वृत्तीय गति है। कुछ समझ में आया आपको? ये कुछ उदाहरण थे हमारी वृत्तीय गति के। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आई होगी। बड़े इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं लेकिन बिल्कुल सिंपल हैं। एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको याद हो जाएंगे, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। कुछ भी इसमें वो हार्ड वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, मान सकते हो आप। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आपको दुख तकलीफ नहीं है। हाँ, आपके जीवन में दुख तकलीफ जरूर हो सकता है लेकिन इसके पढ़ने में कोई दुख तकलीफ नहीं है। और अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है तो साथियों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत बड़ा रोल दिया है। दुख तकलीफ उसी को ही मिलता है जो उसको संभाल पाता है, या भगवान उसको कुछ बड़ा देने वाला है, उससे पहले आपके ऊपर क्या कर रहा है? वो ट्रायल कर रहा है। ये मान सकते हो आप। तो इससे आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जयशंकर प्रसाद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि ए पथ के पथिक उस पथ की कुशलता क्या, ए पथ के पथिक उस पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, उस नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो साथियों ये जो लाइन है ना, ये हमारे जीवन के ऊपर एज इट इज लागू होती है। अगर हमारे जीवन में सब कुछ विपरीत हो गया है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। उस टाइम आपको सचेत हो जाना है, और अब आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम में और जी जान लगा देनी है आपको। अगर ये काम आप कर देते हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप उस मुकाम को पा जाओगे जिस मुकाम के ऊपर आप जाना चाहते हो। बात आई समझ में? तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम वृत्तीय गति को आगे बढ़ाते हैं। तो वृत्तीय गति के बारे में और क्या याद रखना है? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो वृत्तीय गति होती है वो होती क्या है, यानी कोई अक्ष है उसके चारों ओर कोई पिंड गति करेगा, ये बात तो हमें पता है। लेकिन वृत्तीय गति जो होती है, वृत्तीय गति में गति कर रहे पिंड पर अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल कार्य करते हैं। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात आप नोट में याद रखोगे, बहुत अच्छा नोट है ये। यानी जब भी कोई पिंड वृत्तीय गति करेगा तो उस पिंड के ऊपर दो बल कार्य करेंगे। एक बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल और दूसरे बल का नाम है अपकेंद्रीय बल।
यानी जब भी कोई पिंड वृत्तीय गति करेगा, जैसे मान लो ये x है और इस x के चारों ओर ये इस प्रकार से गति कर रहा है, चारों ओर इस प्रकार से, तो इस पिंड के ऊपर दो बल कार्य करेंगे। एक बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल और दूसरे बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। कुछ समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो अब मैं आपको एक फिगर बताता हूं, एक डायग्राम बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये एक वर्ताकार पथ है और इस वर्ताकार पथ के ऊपर ये एक पिंड है, मतलब कोई बॉक्स मान लो या कुछ भी कोई वस्तु मान सकते हो। ये मान लो आपकी कोई वस्तु है और ये वस्तु इसके चारों ओर क्या कर रही है? गति कर रही है। ये वस्तु इसके चारों ओर क्या कर रही है? गति कर रही है। और ये आपका मान लो x है, ये कोई आधार है, आधार x। तो इस x के चारों ओर ये वस्तु गति कर रही है। तो जब ये वृत्तीय गति कर रही है तो इसके ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल और दूसरे बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। यानी एक बल तो इसके केंद्र की ओर गति लगेगा, एक बल तो इसके केंद्र की ओर लगेगा और एक बल इसके विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर, बाहर की ओर लगेगा। ये जो बाहर की ओर लगेगा इस बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और अंदर की ओर जो लगेगा उसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय। यानी जो अंदर की ओर लगेगा उसको कह देंगे अभिकेंद्रीय और जो बाहर की ओर लगेगा उसको कह देंगे अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। और साथियों जो आपका अभिकेंद्रीय है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। तो ये दो बल कार्य करते हैं जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, तब उस वस्तु के ऊपर ये बल लगेंगे, एक अभिकेंद्रीय एक अपकेंद्रीय। अब याद कैसे रखोगे कि अपकेंद्रीय कौन सा है और अभिकेंद्रीय कौन सा है? अप का मतलब अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, यानी जो ऊपर की ओर बल लगेगा वो अप होगा, मतलब बाहर की ओर जो लगेगा वो क्या होगा? आपका अप। अप का मतलब अपकेंद्रीय और दूसरा आपका है अभिकेंद्रीय, जो क्या लगेगा? नीचे की ओर। इस प्रकार से याद रख सकते हो, याद रखने का जुगाड़ है। क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं, इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अभिकेंद्रीय है और कौन सा अपकेंद्रीय है। तो याद रखने का तरीका क्या है? अप का मतलब ऊपर, यानी ऊपर की ओर जो बल लगेगा ऊपर की ओर वो आपका अपकेंद्रीय होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इन दोनों की। तो ये जो दोनों बल होते हैं, इन दोनों बलों का जो मान होता है वो समान होता है। अभिकेंद्रीय बल का, अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है? आपका अपकेंद्रीय बल। यानी इन दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा? समान होगा। इन दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इन दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। यानी अगर ये 20 न्यूटन लग रहा है ना अभिकेंद्रीय, तो ये भी कितना लगेगा? 20 न्यूटन ही लगेगा। ये अगर 30 न्यूटन है तो ये भी कितना लगेगा? 30 न्यूटन लगेगा। यानी इनका मान क्या होगा? हमेशा समान होगा। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल का मान हमेशा समान होता है। ये जो अपकेंद्रीय जो बल होता है ये एक प्रकार का आभासी बल होता है, इसको हम आभास कर सकते हैं, ये आभासी बल होता है। ये बात भी एक बार पूछी गई थी कि कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उस पर लगने वाला कौन सा बल आभासी बल होता है? तो साथियों ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल आपका आभासी बल होता है, यानी ये वास्तव में नहीं लगता, इसका आभास कर सकते हैं। ये एक कल्पना की गई है, ये काल्पनिक बल है, ये काल्पनिक बल, इसकी सिर्फ कल्पना की गई है, इसको हम महसूस नहीं कर सकते। अच्छा, कल्पना क्यों की गई, उसका कारण क्या है? हमने गति का तीसरा नियम पढ़ा था और गति के तीसरे नियम में क्या पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो हमारी क्रिया क्या हुई थी? अभिकेंद्रीय बल की क्रिया हुई, तो इसके विपरीत दूसरी साइड में क्या लगेगा? दूसरा बल लगेगा जिसका नाम क्या है? अपकेंद्रीय। तो तीसरे नियम के अनुसार इसको क्या मान लिया गया? आभासी बल मान लिया गया। यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। क्लियर है बात है? चलिए अब देखिए, अगर इनकी हम बात करते हैं, अगर इनकी बात करते हैं, ये बराबर होते हैं। अगर ये मान लो 20 न्यूटन है तो ये भी आपका 20 न्यूटन होगा, ये 30 न्यूटन है तो ये भी 30 न्यूटन होगा। इस बात से आप एक बात समझ सकते हो क्या, कि इस वस्तु के ऊपर जो आपका परिणामी जो बल लगा है, इस वस्तु पर जो परिणामी आपका जो बल लगा है, उस परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अगर ये 20 न्यूटन है तो ये भी 20 न्यूटन है, मतलब आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कहने का मतलब परिणामी जो बल आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। परिणामी बल मतलब परिणाम इसका क्या आएगा? दोनों आपस में विपरीत दिशा में है, और जब कोई वस्तु विपरीत दिशा में होती है उसके ऊपर जो बल लगता है वो आपस में घट जाते हैं। तो ये आपस में दोनों घट जाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कहने का मतलब जब कोई वस्तु
वर्तीय पथ पर गति करती है तो उसमें परिणामी बल का मान कितना होता है? तो याद रखना 0। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। परिणामी बल का मान कितना होता है? 0 होता है। अब परिणामी बल का मान 0 होता है, यानी यहां पर F का मान 0 होता है। F का मान 0 होता है, इसीलिए जो कार्य आपका होगा, कार्य, उस कार्य का मान भी क्या हो जाएगा? 0। कारण क्या है? कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। W बराबर क्या होता है? F गुणा D। तो W बराबर F का मान यहां पर 0 है, तो D का मान का हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि D का मतलब तो विस्थापन है। अगर यहां पर विस्थापन होगा तो भी इसका मान 0 आएगा, क्योंकि D को हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए कार्य का मान क्या हो जाता है? 0। तो याद रखना, मैंने आपको कार्य के बारे में पढ़ाया भी था, तब मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है तो उसका जो कार्य होता है, किया गया कार्य, वो 0 होता है। वो 0 क्यों होता है? दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो D का मान यहां पर 0 है, क्योंकि जहां से वस्तु चली थी वहीं पर वापस आ गई, तो इसमें D का मान 0 है। या फिर इस प्रकार से नहीं समझो तो ये मान सकते हो कि जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है तो उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय बल, और दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए F का मान क्या होता है? 0। यानी परिणामी बल का मान 0 होता है, और F का मान 0 होने के कारण W का मान क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है बात है? तो ये बात आपको याद रखनी थी। इसके अलावा मैंने यहां पर आपको बताया कि जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। और साथियों, ये दोनों जो बल होते हैं ये क्या होते हैं? विपरीत होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक लगता है बाहर की ओर, एक लगता है अंदर की ओर। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब बात आती है इसका सूत्र क्या है? अभिकेंद्रीय या फिर अपकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है? दोनों का सूत्र समान है। क्यों है समान? क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं। बस ये एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया है, इसलिए इनका नाम अलग अलग हो गया। हालांकि दोनों बल हैं एक ही प्रकार के, इसलिए इनका सूत्र भी क्या होगा? एक ही होगा। और इनका सूत्र क्या हो जाएगा? F बराबर mv² बटे r। mv² बटे r। वैसे बल का सूत्र मैंने आपको पीछे बताया भी था, बल का सूत्र। लेकिन साथियों, बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma होता है। बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F बराबर क्या होता है? यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर बता देता हूं। F बराबर ma, ये होता है आपका सूत्र। लेकिन बात करते हैं किसकी? अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की, तो उनके F का सूत्र, यानी उनका जो सूत्र है वो बदल जाता है। और वो सूत्र क्या है? F बराबर mv² बटे r। F बराबर mv² बटे r। बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अगर आपको बल का सूत्र पूछे तो होगा F बराबर ma। अगर आपको अपकेंद्रीय या फिर अभिकेंद्रीय बल का सूत्र पूछे तो आपका हो जाएगा mv² बटे r। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अभी हमने यहां पर बात की अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय की, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हमें बात करनी है अपकेंद्रीय बल क्या है और अभिकेंद्रीय बल क्या है, इनकी चर्चा करते हैं। चलिए मिटा देता हूं इसको। अब हमें अलग अलग से बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल की, उसके बाद हम बात करेंगे अपकेंद्रीय बल की। चलिए, और जब इनको हम पूरा कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे घूर्णन गति की, और घूर्णन गति के बाद में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जल्दबाजी में हम कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने कोर्स अच्छे से कर लिया तो उसके बाद इस भारत का कोई भी एग्जाम हो वो एग्जाम आप कवर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आप नहीं कर पाते हो कोर्स, तो आप बार बार पढ़ते जाओ, दिनों दिन पढ़ते जाओ, सालों साल पढ़ते जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एक बार आपको अच्छे से कोर्स को करना पड़ेगा। कोर्स अच्छे से अगर कंप्लीट है उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल की। अभिकेंद्रीय बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं, तो ध्यान रखना ये किस साइड लगता है? केंद्र की ओर लगता है। केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम क्या कह देंगे? अभिकेंद्रीय बल कह देंगे। अब साथियों बात आती है इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से पहले आपको एक बात और याद रखनी है कि जो अभिकेंद्रीय बल है
वो किसी अन्य बल के द्वारा उत्पन्न होता है। ये बात याद रखनी है, किसी अन्य बल से उत्पन्न, किसी अन्य बल से उत्पन्न। ये बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उत्पन्न होता है, ये अन्य बल से उत्पन्न होता है। एक बार के लिए इस बात को यहीं पर रहने दीजिए, इस बात को मैं जब इसके एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको समझ में आएंगे कि ये अलग प्रकार के बल से कैसे प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय जो बल है वो किसी अन्य बल से उत्पन्न होता है, यानी उस वस्तु पर बल लगता है अन्य कोई दूसरा बल, लेकिन वो बदल किस में जाता है, अभिकेंद्रीय बल में बदल जाता है। क्लियर है बात है? यानी अभिकेंद्रीय बल जिस वस्तु के ऊपर लगेगा तो उस वस्तु पर बल तो लगेगा कोई दूसरा, लेकिन वो दूसरा बल किस में चेंज हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल में चेंज हो जाता है। ये बात याद रखनी है आपको। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, जैसे नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये मान लो नाभिक है इस प्रकार से, और इसके चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वर्ताकार रूप में, ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पर आपका प्रोटॉन है, इनके बीच में क्या लगता है, आपस में बल लगता है, अंदर की ओर बल लगता है। तो ये जो बल लग रहा है ना, ये बल एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल है, लेकिन ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये किससे उत्पन्न हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी ये जो अभिकेंद्रीय बल लगा इन दोनों के बीच में, वो उत्पन्न हुआ है विद्युत बल से। किससे प्राप्त हुआ है, विद्युत बल से। अब आपको कैसे पता चला कि विद्युत बल से प्राप्त हुआ है? साथियों, ये प्लस का है और ये आपका क्या है, माइनस का। प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, और प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं अंदर की ओर। इसमें क्या लगता है, बल लगता है। तो प्लस माइनस को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। प्लस माइनस को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। तो ध्यान रखना कि नाभिक के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसमें कौन सा बल लगता है, आपका अभिकेंद्रीय बल लगता है। और यह अभिकेंद्रीय बल किस से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना साथियों, यह विद्युत बल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, विद्युत बल से। मैंने बताया था ना आपको कि अभिकेंद्रीय बल किसी अन्य बल से उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन की जब गति होती है तो वो बल कौन सा है, आपका दूसरा बल, विद्युत बल। ये विद्युत बल किस में चेंज हो जाता है, आपके अभिकेंद्रीय बल में, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है, ये मान लो सूर्य है और इसके चारों ओर इस प्रकार से पृथ्वी गति कर रही है, तो इसके ऊपर भी एक प्रकार का बल लगता है। उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन साथियों, ये अभिकेंद्रीय बल किसी दूसरे बल से प्राप्त हुआ है, और वो दूसरा बल कौन सा है, तो याद रखना साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा। इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो बल उत्पन्न हुआ था, उस बल का नाम हो गया अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है बात? ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 3 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो भी एक प्रकार का किसका उदाहरण है साथियों, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और वो अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम बात करते हैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गति। यानी मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल गति करती है वर्ताकार रूप से, तो उसके ऊपर एक बल लगता है, उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन वो अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त हुआ, तो साथियों याद रखना, जब मौत के कुएं में, ये मान लो मौत के कुएं की दीवार है और इस दीवार के ऊपर इस प्रकार से मोटरसाइकिल चलती है, तो मोटरसाइकिल का जो टायर है वो टायर इस दीवार के साथ में क्या करता है, घर्षण करता है। क्या करता है, घर्षण। तो एक तो घर्षण हो गया आपका, और दूसरा होता है आपका गुरुत्वाकर्षण। घर्षण और गुरुत्वाकर्षण दोनों बलों से आपका प्राप्त हुआ है कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मौत के कुएं में मोटरसाइकिल गति करती है तो उस मोटरसाइकिल के ऊपर एक बल कार्य करता है, उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन वास्तव में अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कहां से हुआ है साथियों, वो 2 बलों से प्राप्त हुआ है, एक तो आपका घर्षण और एक गुरुत्वाकर्षण। घर्षण और गुरुत्वाकर्षण दोनों ने मिलकर के किस बल का निर्माण कर दिया,
अभिकेंद्रीय बल का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार से 5 नंबर बात करते हैं वर्ताकार मोड़ पर, वर्ताकार मोड़ पर कार की गति, कार की गति। तो वर्ताकार जो मोड़ है उसके ऊपर जो कार गति करती है उसमें भी आपका 2 प्रकार का बल लगता है, एक लगता है आपका घर्षण और दूसरा आपका लगता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि घर्षण तो उसके टायरों से लगता है, रोड से, और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के द्वारा लगता है। तो ये दोनों बल काम करते हैं। इसी प्रकार से 6 नंबर बात करते हैं तो आपका डोरी बांधकर घुमाए गए पत्थर की गति, डोरी बांधकर घुमाए गए पत्थर की गति, यानी डोरी को बांधकर, डोरी से बांधकर अगर आप पत्थर को घुमाते हो तो उस पत्थर के ऊपर एक बल लगता है, उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन वो अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त हुआ, तो साथियों ध्यान रखना, वो प्राप्त हुआ तनाव बल से। किससे प्राप्त हुआ? तनाव बल से। यानी उस डोरी के ऊपर एक बल लगा, उसका नाम है तनाव बल। उस डोरी के ऊपर एक बल लगा जिसका नाम है तनाव बल। उस तनाव बल से किस बल की उत्पत्ति हो गई? तो याद रखना, अभिकेंद्रीय बल की उत्पत्ति हो गई। क्लियर हुआ बात? चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं दूसरे बल की। दूसरे बल का नाम है आपका अपकेंद्रीय बल। दूसरे बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। चलिए ले लिया होगा। अब हमें बात करनी है अपकेंद्रीय बल की। अपकेंद्रीय बल क्या है उसके बारे में बात करते हैं, उसके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। इसके उदाहरण भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह किस बल का उदाहरण है। तो अब आपको हेडिंग लगानी है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल इंग्लिश में कहा जाता है इसको सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, अपकेंद्रीय बल की बात करते हैं। ये क्या है ये बल, इसकी हमें चर्चा करनी है। देखिए अपकेंद्रीय, मैंने आपको बताया था अपकेंद्रीय बल कौन सा बल होगा? जो बाहर की ओर लगेगा, यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। केंद्र से बाहर की ओर, ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे पहला एग्जाम्पल है दूध से क्रीम अलग करने की मशीन। क्रीम अलग करने की मशीन, अलग करने की मशीन। दूध से जब क्रीम अलग की जाती है तो जो मशीन काम आती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? साथियों ध्यान रखना, वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। इसी प्रकार से छाछ बनाने की मशीन, छाछ बनाने की मशीन, और छाछ बनाने की मशीन को मधानी भी कहा जाता है। मधानी, मधानी, मधानी एक मशीन का नाम है, और वो मधानी क्या करती है? छाछ से मक्खन को अलग करती है, यानी छाछ बनाती है। दही है, दही को इस प्रकार से क्या किया जाता है? बिलोया जाता है, और जब दही को इस प्रकार से बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और उससे छाछ बनती है। तो वो जो मधानी है, छाछ बनाने की जो मशीन है मधानी, वो किस सिद्धांत पर काम करती है? वो भी आपकी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। इसी प्रकार से 3 नंबर आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है, धुलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन भी आपकी इस अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। और एक यंत्र होता है साथियों जिसका नाम है अपकेंद्रित्र। अपकेंद्रित्र, अपकेंद्रित्र नाम का एक यंत्र होता है। यह यंत्र भी किस सिद्धांत पर काम करता है साथियों? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण थे आपके अपकेंद्रीय बल के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एक नोट में आपको बड़ी अच्छी बात याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। अब आपको एक बात नोट में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका एक, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी है। नोट में आपको क्या याद रखना है वो देखो, या इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या? देखो वो है आपका वर्तीय गति में त्वरण। वर्तीय गति में त्वरण। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तीय गति में त्वरण का सूत्र लिखो, वर्तीय गति में त्वरण का सूत्र लिखो। लेकिन वर्तीय गति में त्वरण का सूत्र कैसे बनता है वो हमें बनाना है, और उसके बाद में वो सूत्र आपको याद रखना है। समझ में आ रही है बात है?
वर्तीय गति में त्वरण कैसे निकाला जाता है वो हमें पढ़ना है। देखो, आपने ये बात पढ़ी होगी कि जो वर्तीय गति होती है उसमें एक तो आपका बल काम करता है अभिकेंद्रीय या फिर अपकेंद्रीय, ये बात आपको पता है सभी को। यानी जो वर्तीय गति होती है उसमें दो बल काम करते हैं, या तो अभिकेंद्रीय या फिर अपकेंद्रीय या फिर दोनों, यानी दोनों बल काम करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इन दोनों बलों का जो सूत्र है वो है F बराबर, इन दोनों बलों का जो सूत्र है वो है F बराबर mv² बटे r, mv² बटे r। समझ में आ रही है बात है? लेकिन एक मैंने आपको और पढ़ाया था F बराबर ma, अगर आपको याद है तो। F का मतलब बल, m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण, और हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। और त्वरण निकालना है तो त्वरण किसके अंदर आता है? इस F के सूत्र में आता है। तो हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं बाबू कि F बराबर ma भी होता है। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई, ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। यानी F बराबर mv² बटे r भी होता है और F बराबर ma भी होता है। ये तो होता है रेखीय गति में, और ये होता है आपका वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति में क्या होता है? आपका अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल लगता है, और रेखीय गति में जो बल लगता है वो सिंपल बल होता है। वो घर्षण हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है ना, इस प्रकार के बल होते हैं वो। तो उनका सूत्र होता है F बराबर ma। तो ये सूत्र मैंने काम में क्यों लिया? क्योंकि यहां पर क्या आया था? त्वरण आया था, और हमें यही निकालना था त्वरण, इसलिए मैंने ये सूत्र काम में लिया। और ये सूत्र मैंने काम में क्यों लिया? क्योंकि यहां पर बात हो रही थी वृत्तीय गति की, और वृत्तीय गति में दो बल काम करते हैं, इसलिए मैंने ये सूत्र काम में लिया। अब ध्यान से देखोगे समीकरण नंबर 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 से दोनों को ध्यान से देखना है। यहां पर भी F है और यहां पर भी F है, यानी F के बराबर ये है और F के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब F का मान x है और F का मान ही y है, तो x और y भी आपस में क्या माने जाएंगे? बराबर माने जाएंगे, क्योंकि F का मान दोनों एक जैसे हैं। F का मान x का मान मान लो 5 है, तो y का मान भी क्या होगा? 5 होगा। कहने का मतलब ये दोनों F बराबर हैं, ये दोनों F बराबर हैं, तो ma बराबर क्या हो जाएगा? आपका mv² बटे r हो जाएगा। mv² बटे क्या हो जाएगा? r। अब ये m से m आप काट सकते हो, तो a का मान क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा v² बटे r। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों कि वृत्तीय गति में त्वरण का सूत्र क्या होता है? वृत्तीय गति में त्वरण जो होता है वो v² बटे r होता है, v² बटे r होता है। समझ में आ रही है बात? और सिंपल गति में, रेखीय गति में आपका जो त्वरण होता है उसका सूत्र मैंने आपको बताया था। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में मतलब v बटे t, या आपका a बराबर v बटे t होता है। कब? जब रेखीय गति होती है। लेकिन वृत्तीय गति में ये सूत्र बदल जाता है, और वृत्तीय गति में a बराबर क्या होता है? v² बटे r। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए साथियों। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की जो क्लास हमारी होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति भी बड़ी इंपॉर्टेंट गति है, वहां से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ये क्लास अगर पसंद आई है, तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और कुछ अपने मन की भावनाएं हैं उनको कमेंट में व्यक्त कर दीजिए, जी मुझे भी अच्छा लगे, या कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको अगली क्लास में दूं। चलिए कल हम फिर मिलते हैं इसी वक्त, और हम बात करेंगे घूर्णन गति के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।